हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ जिसका टाइटल है न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और रिपीटेडली आस्क्ड टॉपिक है। ठीक है जी, ये आपका पाकिस्तान अफेयर्स में भी पूछा जाता है, करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है और ऐसे में भी इस पर डिस्कशन आ सकती है किसी ना किसी एंगल से। ठीक हो गया, तो इसका आपको पता होना चाहिए। हम इसको मुख्तलिफ़ डायमेंशन से डिस्कस करेंगे। आपके लिए बेहतर ये है कि आप पेन और कॉपी लें और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। जो नोट्स मेकिंग होती है उसमें इंसान भूलता नहीं है, इंसान अपने अल्फाज में लिखता है या सिंपली जो मैंने लिखा हुआ है इससे ही कॉपी कर लें अपने पास ताकि आपको इन फ्यूचर फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में हम देखते हैं द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ पाकिस्तान, जिसे डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं और डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं बाज़ लोग। Initially, the doctrine of minimum credible deterrence, minimum credible deterrence, minimum का मतलब है कम से कम, credible मतलब जिस पे रिलाई किया जा सके, जिस पे यकीन किया जा सके, और deterrence, deterrence का मतलब है बराबरी, किसी भी तरह की बराबरी। वो बराबरी ऐसे आपके सामने थोड़ा सा ड्रा कर लेता हूँ, जैसे कि एक के पास गन है तो दूसरे के पास भी गन हो, उसको मतलब इक्वेट करे आगे से। ठीक है, एक के पास टैंक है तो दूसरे के पास भी टैंक हो, एक के पास बॉम्ब है दूसरे के पास भी बॉम्ब है, तो ये जो चीज़ है, ये जो बराबरी है, ये डेटरेंस क्रिएट करती है और ये डेटरेंस कहलाती है। ठीक है जी, पाकिस्तान का स्टार्ट में क्या था? मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, इस तरह का डेटरेंस जिस पर के दुश्मन को भी यकीन हो कि पाकिस्तान के पास ये वाली पावर एटलीस्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट है डिफेंसिव आउटलुक थी। वाज का मतलब थी पहले। ठीक है, पाकिस्तान की डिफेंसिव आउटलुक थी कि हम जो हैं तो अपने ही दिफा के लिए काम करेंगे, हम किसी पे हमला नहीं करेंगे, ये पहले था। ठीक है, ये भी पहले होता था और ये भी पहले होता था और अब नहीं है। देखते हैं, रिस्पॉन्स टू कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया थ्रू टेक्टिकल वेपन्स, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इज रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस टू पाकिस्तान, कन्वेंशनली अपर हैंड टू इंडिया। ठीक है, अब इसे समझते हैं। व्हाट इज़ कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया? इंडिया का कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बाद में स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान का पहले क्या था? मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस था। उसके बाद इंडिया ने स्टार्ट किया क्या? कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। अब कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा मैं आपके सामने छोटा सा यहाँ पर मैप ड्रा करता हूँ। ये कुछ इस तरह का ही ऐसे करके पाकिस्तान है और साथ ये इंडिया है। ठीक है जी, इस तरह का आपको समझाने के लिए जस्ट। तो इंडिया का जो ये है रिस्पॉन्स टू, हाँ, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने मुख्तलिफ एरिया से अपने कोल्ड स्टार्ट किया। इस तरह की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ बिल्ड की पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ताकि रैपिडली वो पाकिस्तान पे हमला कर सके डिफरेंट लोकेशन से। ठीक है जी, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, सारी मूवमेंट करने के लिए टाइम लगता है, तो उन्होंने इस तरह कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन स्टार्ट किया कि पाकिस्तान पे किसी भी तरह साइमल्टेनियसली डिफरेंट पॉइंट्स पे अटैक कर सके और पाकिस्तान के जो मतलब सही इंतहाई सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कम्युनिकेशन को कट कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस्लामाबाद में फैज़ाबाद पुल को कट कर लें, फिर लाहौर में शाहदरा पुल को कट कर लें, मोटरवेज़ के बाज़ इंपॉर्टेंट पुलों को हिट करें, सखर ब्रिज को हिट करें या बाज़ डैम्स को हिट करें, बाज़ एयरपोर्ट्स को हिट करें, तो इससे क्या होता है? पाकिस्तान पूरा मफलूज हो सकता है। तो इंडिया ने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन स्टार्ट किया। ठीक है जी, अब देखते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान का इसके रिस्पॉन्स में, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने क्या किया? टेक्टिकल वेपन्स इंट्रोड्यूस करवाए। टेक्टिकल वेपन्स अब क्या हैं? छोटे स्केल के, माइनर स्केल के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ठीक है, कि जिसकी डिस्ट्रक्शंस इतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि एक फुल फ्लैज न्यूक्लियर बॉम्ब की होती है। ये जस्ट सिटी की लेवल तक डिस्ट्रॉय कर सकता है या उससे भी कम। ठीक है जी, इसकी डिटेल हम आगे भी चल के देखेंगे। अब सामने आपके मज़ीद करता हूँ। हाँ, फर्स्ट यूज़ पॉलिसी इन रिस्पॉन्स टू इंडियन एग्रेशन, वो जो पहले मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस था वो ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान का क्या है? फर्स्ट यूज़ पॉलिसी इन रिस्पॉन्स टू इंडियन एग्रेशन। अगर इंडिया एग्रेशन दिखाता है तो हम क्या करेंगे? न्यूक्लियर की
फ़र्स्ट यूज़ पॉलिसी पे अमल करेंगे, क्योंकि हम छोटा कंट्री हैं, हमारा उतनी ज़्यादा फोर्सेस भी नहीं है, उतनी मिकदार की आर्मी भी नहीं है हमारी कि हम उतनी उनका मुकाबला कर सकें। लिहाजा अगर हम पे हमला किया तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली न्यूक्लियर अटैक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, वो जो डिफेंसिव आउटलुक थी वो ख़त्म होगी। लेटर चेंज टू फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस। ठीक है जी, कि फुल ज़ोर शोर के साथ हमने आपका मुकाबला करना है। नंबर 6 है जी, क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर सेफगार्ड्स एंड इंटरनेशनल IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन एक्सीलेंस सेंटर। ये थोड़ा सा हट के इसकी डिटेल आप ये देख लें कि पाकिस्तान ने क्या क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन बनाया न्यूक्लियर सेफगार्ड्स के लिए, कि हम जहाँ पर अपने न्यूक्लियर जो आपके आर्सेनल्स हैं या बॉम्ब्स हैं उनकी हिफाजत करेंगे। आर्मी का अंडर काम करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, जिसने ट्रेनिंग ली हुई है कहाँ से, उनके अफराद ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन से, जो कि इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है, वो जस्ट इसी पे काम करती है कि आप कैसे न्यूक्लियर जो लोगों की स्पिरिट्स हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनको कैसे कंट्रोल में रखना है, या कैसे वो गलत इस्तेमाल या गलत हाथों में ना चले जाएं। ठीक है जी, ये पाकिस्तान ने अपने सेफगार्ड्स किए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसके बाद हम देख रहे हैं वाई पाकिस्तान न्यूक्लियर रिजीम इज़ क्रिटिसाइज, कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिजीम पे इतना क्रिटिसिज्म क्यों होता है, क्यों दुनिया हमारे ही न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे मुड़ी हुई है या पड़ी हुई है, देखते हैं क्यों। न्यूक्लियर टेररिज्म, ओनली न्यूक्लियर कंट्री विद टेररिज्म, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म पाया जाता है, पाकिस्तान को शदीद नुकसान भी पहुँचाया है उसने, वो क्या है, जस्ट एक पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो कि न्यूक्लियर भी है और उसके साथ साथ उसमें टेररिज्म भी पाए जाते हैं। तो ये खदशा है इंटरनेशनल वर्ल्ड को कि कहीं खुदा न खास्ता ये जो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं ये उनके हाथ ना लग जाएं, टेररिस्ट के हाथ। अगर टेररिस्ट के हाथ लग गए तो दुनिया को फिर बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन जो पीछे मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के अंडर जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेफगार्ड्स हैं वो बहुत मजबूत हैं, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई ख़तरा भी नहीं है किसी को भी, डोंट वरी। नंबर 2, टेक्टिकल वेपन्स शॉर्ट रेंज बट स्टिल न्यूक्लियर स्टार्टेड बाय जनरल कियानी। हम कहते हैं कि हमने टेक्टिकल वेपन्स बनाए हुए हैं। ठीक है, टेक्टिकल वेपन्स मतलब स्मॉल शॉर्ट रेंज हैं और स्मॉल रेंज हैं। हम जो हैं कि फुल फ्लेज न्यूक्लियर फुली मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं हैं, छोटे लेवल पे डिस्ट्रक्शंस करते हैं, इसलिए हम कहते हैं टेक्टिकल वेपन्स हैं। लेकिन दुनिया कहती है छोटे हैं या बड़े हैं, दीज आर स्टिल न्यूक्लियर। ठीक है, ये है तो न्यूक्लियर ही। तो अगर आप स्टार्ट कर लें कि हम टेक्टिकल वेपन से ही हम स्टार्ट करते हैं, तो दुश्मन तो ये नहीं देखेगा इन्होंने छोटा बम फेंका था, वो तो फुल फ्लेज न्यूक्लियर वार स्टार्ट कर लेगा। ठीक है जी, समझ आ रही होगी उम्मीद है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर proliferation, only country to accept giving nuclear arsenals to ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड लीबिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें इस तरह की एलिगेशंस भी है और कुछ एक्सेप्टेंस भी है कि हमने ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया को न्यूक्लियर आर्सेनल्स दिए हैं। ठीक है जी, ये एक नेगेटिव इमेज जाती है कि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं और फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर को, जो कि दुनिया में अच्छा नहीं समझा जाता। एक्सटर्नल प्रोलिफरेशन, वर्ल्ड कॉन ट्रस्ट, पाकिस्तान पे दुनिया इस लिहाज से ट्रस्ट नहीं कर पा रही। ठीक है, एग्रेसिव पॉलिसी विद फर्स्ट यूज़, हमारी जो पॉलिसी थी वो जो डिफेंसिव आउटलुक था वो टेक्टिकल वेपन्स की वजह से ख़त्म हो गया इंडिया के कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के जवाब में। तो अब हमारी पॉलिसी क्या है, एग्रेसिव है, जिसे भी पसंद नहीं किया जाता। दैट्स वाई पाकिस्तान न्यूक्लियर रिजीम इज़ क्रिटिसाइज। और लास्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सॉरी ये क्या है, पॉलिसी इंस्टेबिलिटी भी बोल रहे हैं आप। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वो पॉलिसी इंस्टेबिलिटी भी होती है। जो एक गवर्नमेंट पॉलिसी स्टार्ट करती है, आगे से दूसरी गवर्नमेंट उसे कंटिन्यू नहीं कर पाती क्योंकि वो गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर रही होती। और दूसरा, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली डिक्टेटर्स भी आते रहते हैं, और अगर कोई इस तरह का कोई एग्रेसिव डिक्टेटर अगर आ गया और उसने न्यूक्लियर वार स्टार्ट कर ली तो क्या होगा। ठीक है जी, अब दो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिएंटोलॉजी एंड यूटिलिटेरियनिज्म।
यूटिलिटेरियनिज्म। डियोंटोलॉजी क्या है जी? मीन्स टू अचीव दैट एंड इट इज़ वर्ल्ड्स क्रिटिसिज्म वी आर एक्सपेंडिंग प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर थ्रेट। ठीक है जी, ये आपकी जो स्पिरिट है या आपका जो कैपेबिलिटी उस पर बात होती है कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं मीन्स टू अचीव डेट एंड के मीन्स क्या हैं। ठीक है, कैसे कैसे आप अपने एंड्स को अचीव कर रहे हैं, वो जो रास्ता है वो डिफरेंट वेज हैं वो क्या हैं। और यूटिलिटेरियनिज्म है एंड मैटर्स, पाकिस्तान इंडिया वार एंड डेटरेंस एट एंड पीस, पाकिस्तान फॉलोज दिस। और दूसरा उसके मुकाबले एक होता है मीन, दूसरा होता है एंड्स की। ठीक है, एक कहता है कि आप किस रास्ते से अपने मीन्स को अचीव कर रहे हो, दूसरा कहता है कि जो भी रास्ता अपनाया एंड मैटर करता है कि आपने एट द एंड रिजल्ट क्या आया। जंग कौन जीता, कौन जीता, एक साइड जीती या दूसरी साइड जीती, या डेटरेंस क्रिएट हो गया, दोनों साइडों से सीज़ फायर हो गया। तो एंड क्या है, पाकिस्तान इस पे अमल करता है। ठीक है जी, ये जो न्यूक्लियर स्टडीज़ का जो टॉपिक है उसमें ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किए एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है जी इंडियन न्यूक्लियर एग्रेशन। अब इंडियन न्यूक्लियर एग्रेशन क्या है? इंडियन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस, वो जो मैंने मैप बनाया था ये वाला आपके सामने, कि कहीं से भी इंडिया अटैक कर सकता है, रैपिड मोबिलाइजेशन हो, ये उसने मुख्तलिफ यहाँ पर अपने अड्डे बनाए हुए हैं कि पाकिस्तान पे कैसे अटैक किया जाए। तो ये एक एग्रेसिव आउटलुक है इंडिया की भी। ठीक है जी, ट्रायड पॉलिसी ऑफ इंडिया, सी लैंड एंड एयर। इंडिया जो है सी, ये जो सी का एरिया यहाँ से भी कर सकता है अटैक, लैंड से भी कर सकता है, और यहीं से आप एयर को भी यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ठीक है, ये ट्रायड पॉलिसी है 1, 2 एंड 3। ठीक है जी, तीनों सोर्सेज से। तीसरा लेमुआ। लेमुआ क्या है जी? ये मैं आपके सामने कर लेता हूँ। लेमुआ है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस कॉन्सेप्ट को आपने ज़रा सा समझना है। ठीक है, इसकी एक तो एब्रीवेशन भी आपने याद रखनी है, और इस कॉन्सेप्ट को भी समझना है। ये क्या है? इट इज़ अ पैक्ट विद यूएस इंडिया, और यूएस का एक पैक्ट है, यूएस बेसिस में भी यूज बाय इंडिया एंड इंडियन बाय यूएस। अब ये एक्चुअली क्या है, यूएस ने इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन किया लेमुआ के नाम से, या लेमुआ भी बाज़ लोग बोलते हैं, कि आप जो इंडिया जो है, इंडिया यूएस की बेसिस को यूज़ कर सकता है। अब यूएस की जो बेसिस हैं वो तो वर्ल्ड वाइड फैली हुई हैं, वो तो शिप्स पे भी हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हैं, और इनका आपस में कॉन्टैक्ट हो गया कि आप हमारी बेसिस को वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकते हैं कहीं भी जगह, और उसके अगेंस्ट इंडियन जो बेसिस हैं वो यूएस यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज बेसिकली साइंड अगेंस्ट चाइना टू कर्ब एंड कंट्रोल चाइना। ठीक है जी, यूएस जो है चाइना को डेटर करना चाहता है बाय यूजिंग इंडिया। ठीक है, अब इंडिया जो है उसे एज अ टूल भी यूज़ हो रहा है, और वो इंडिया बाज़ात ख़ुद भी चाइना का मुकाबला कर रहा है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ख़तरे की बात है। ठीक है, MTCR क्या है? मिज़िल ट्रीटी कंट्रोल रिजीम एंड FMCT मेंबरशिप, इंडियन एक्सेस टू मिज़िल टेक्नोलॉजी। जो मिज़िल टेक्नोलॉजी है उस तक इंडिया का एक्सेस है। ठीक है, एक्सेस देने का भी मुआहदा है, जो कि पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे बहुत ही ख़तरनाक है और वरीसम एक एलिमेंट है। नंबर 5, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टू काउंटर अ मिज़ाइल अटैक टेक्नोलॉजी गिवन बाय यूएस कन्वेंशनल एसिमेट्री। अब इस बात को समझें, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टू काउंटर अ मिज़ाइल अटैक। ठीक है, इंडिया को ऐसी टेक्नोलॉजी यूएस ने दे दी है जिसके थ्रू इंडिया मिज़ाइल जो अटैक है, मिज़ाइल का जो अटैक होता है उसको भी आगे से काउंटर कर सकता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी यूएस ने दी है, जो कि डेटरेंस को अप एंड डाउन करता है और इक्वालिटी को कर्व करता है, जिससे कन्वेंशनल एसिमेट्री क्रिएट होती है और रीजन में जो है एक तरह की इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, जो कि पाकिस्तान के लिए अगेन एक वरीसम है। इट इज़ अगेन एन इंडियन न्यूक्लियर एग्रेशन। ठीक है जी, ये भी कैपेबिलिटी है उनकी कि इसके थ्रू वो मिज़ाइल के थ्रू फॉर एग्जांपल वो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। नंबर 6, यूएस इंडिया रोल इन NSG membership despite non-NPT status, US supporting India, US is making India a bulwark against China। इस बात को समझना। US इंडिया रोल इन NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। NSG क्या होता है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप के लिए यूएस जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहा है कि आप न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको आप एक्सपोर्ट भी कर सकें, इंपोर्ट भी कर सकें। अब इसके लिए बेसिकली
जो बुनियादी शर्त होती है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने के लिए वो NPT को साइन करना होता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करना कि आप जो है प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे। तो इंडिया उसको भी साइन नहीं कर रहा और साथ इसका मेंबर भी बनना चाहता है, जिसमें US सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो है पाकिस्तान भी NSG का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के NSG को चाइना सपोर्ट कर रहा है, US सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है जी, समझ आ गई। US इज़ मेकिंग इंडिया बुलॉक अगेंस्ट चाइना। जो है एक बुलॉक एक वर्ड होता है IR में कि आप जो US है वो इंडिया को चाइना के अगेंस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, फोर्टिफिकेशन कर रहा है, एक तरह की एक तैयारी कर रहा है, जंग की तैयारी कर रहा है। ठीक हो गया, इस रीजन को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट जी, ये सीध हो गया एंटी पाकिस्तान रेटरिक। ठीक है, जो इंडिया में जो एक रेटरिक है एंटी पाकिस्तान वो भी कायम है। रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, मालदीव, सीशेल्स। हाँ, स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स थ्योरी जो है अगेन मैं सामने ले आता हूँ। स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स थ्योरी इस तरह के रीजन से है कि जिसमें चाइना डिफरेंट पोर्ट्स और अड्डों और कंट्रीज़ और सिटीज़ को यूज़ करता है अपनी ट्रेड के लिए। ठीक है, इस एरिया से चाइना की ट्रेड आती है। अब तो CPEC ने यहाँ से कर्व कर ली, जब हम CPEC का टॉपिक देखेंगे तो उसमें डिटेल देख लेंगे मैं इस पर। तो रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स थ्योरी पे काम कर रहा है इंडिया। इंडिया जो है मालदीव को यूज़ कर रहा है, सीशेल्स को यूज़ कर रहा है, हमनतोटा को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है, रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है टू कर्व चाइना। ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बिलिस्टिक मिज़ाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बिलिस्टिक मिज़ाइल, ये जो एब्रीविएशंस हैं इनको आप अपने पास लिख लिया करें ताकि आपको MCQs में काम आ सकें। डेवलप्ड इन इंडिया, प्लानिंग टू बिकम आर्म्स एक्सपोर्टर टिल 2030। अब आप जो इंडिया जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बिलिस्टिक मिज़ाइल भी बना रहा है कि आप इंडिया से बैठकर ईरान और टर्की तक और रशिया तक वो मार कर सके। ठीक है, और इसके साथ वो अपने आर्म्स को 2030 तक एक्सपोर्ट करने की भी प्लानिंग कर रहा है। तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एग्रेसिव आउटलुक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड स्पेसिफिकली अगेंस्ट द पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान कॉल फॉर बाई पार्टीसन बाईलेटरल डिसआर्मामेंट। पाकिस्तान चाहता है कि दोनों तरफ से बाईलेटरल एक डिसआर्मामेंट का पैक्ट साइन, और इंडिया भी अपनी जो डेटरेंस है इसको कम लेवल पे लाए और आपकी जो न्यूक्लियर भी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डिक्रीज़ करे, और पाकिस्तान भी तब डिक्रीज़ करेगा। ठीक है जी, इंटरनेशनल न्यूक्लियर पॉलिटिक्स क्या है जी, इंटरनेशनली क्या चल रहा है इसकी एक आउटलुक हम देख लेते हैं किस तरह की हमें ज़रूरत पड़ सकती है बाज़ क्वेश्चंस में। जैसी हुआ और ईरान डील ट्रम्प अपोज्ड। ठीक है, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव पैक्ट ऑफ आई थिंक एसोसिएशंस हैं, ये जो है इसे ईरान डील भी आप बोल सकते हैं सिंपली। तो ये जो है इंडिया ईरान और US के बीच हुई थी। ठीक है, ओबामा के दौर में। इसमें यह था कि जो अमेरिका चाहता था कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉप करे, जो उसकी जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको भी कंट्रोल करे, और उसके बदले ईरान से US क्या करेगा, सैंक्शंस उठा लेगा। ठीक है जी, अब ये डील तो होगी, लेकिन ट्रंप ने आकर अपोज किया। ट्रंप ने ये फैक्टर डाल दिया कि जो रीजन में जो प्रॉक्सीज़ को ईरान सपोर्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो यमन में कर रहे हैं, सीरिया में कर रहे हैं और बाकी इराक में कर रहे हैं, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में कर रहे हैं, उसको पहले ईरान कंट्रोल करे, उनको छोड़े, फिर हम इस डील पे आगे अमल करेंगे। ठीक हो गया, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बड़ा मशहूर किस्म का बर्निंग टॉपिक रहता है अक्सर। ठीक है जी, इसराइल्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड थ्रेट फॉर ईरान। ठीक है, अब दूसरी तरफ इसराइल की भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जो कि ईरान के लिए थ्रेट है, और ईरान उस थ्रेट की वजह से भी अपनी न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम है उसको कंट्रोल या कम नहीं कर रहा। ठीक हो गया जी, ये एक चल रहा है इंटरनेशनली, एक फैक्ट है। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया रिडक्शन सैंक्शन। नॉर्थ कोरिया का US चाहता है कि आप रिडक्शन भी करें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की, और नॉर्थ कोरिया चाहते हैं आप हमसे सैंक्शंस उठाएं ताकि हमारे मुल्क में कुछ खुशहाली आ सके। ठीक है, ये भी एक टॉपिक रहता है। US कॉल्स फॉर कंप्लीट डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया। US कहता है कि नहीं, आप कंप्लीटली डी न्यूक्लियराइजेशन करें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तब हम आपसे सैंक्शंस उठाएंगे। इस सिलसिले में ट्रंप का एक विज़िट भी हुआ एक नॉर्थ कोरिया में, किम जोंग के साथ उनकी मुलाकात जो है बड़ी मशहूर है। तो
ये एक बर्निंग टॉपिक्स हैं जो कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। इसमें ख़ासतौर पे ईरान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, ये बर्निंग टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड फॉर न्यूक्लियर पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स हैं इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है देखते हैं। कॉल फॉर बाईलेटरल बाई पार्टीसान डी न्यूक्लियराइजेशन। ठीक है, ऊपर ही मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान कहता है कि आप बाईलेटरल बाई पार्टीसान डी न्यूक्लियराइजेशन करें, आप कम करें इस चीज़ को, इंडिया को ख़ास तौर पे। ठीक है। दूसरा, बिड फॉर एनएसजी अलॉन्ग साइड इंडिया शुड बी नेशनल पॉलिसी। जो पाकिस्तान इंडिया जो एनएसजी का नेशनल सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है और उसको यूएस सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बनना चाहता है। दोनों एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को दोनों ने साइन नहीं किया हुआ, तो पाकिस्तान उसके लिए कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ से इंडिया कर रहा है। और पाकिस्तान को इसे एक नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बना देना चाहिए कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे जी। इंडिया अगर एनएसजी का सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनेगा तो हम भी बनेंगे। ठीक है जी। शोकेस पाकिस्तान न्यूक्लियर सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड हाईलाइट आईएईए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन एक्सीलेंस सेंटर। जो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन है, वो आपकी जो कैपेबिलिटी है टू प्रोटेक्ट योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि बहुत ही हाई टेक है और वर्ल्ड वाइड वो मानी जाती है, उसको पाकिस्तान को चाहिए कि उसे शोकेस करे और प्रोजेक्ट करे, ताकि पाकिस्तान पे ये क्रिटिसिज्म ख़त्म हो कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिक्योर हैंड्स में नहीं है या खुदा न खास्ता टेररिस्ट के हाथ चल जाएगा। ठीक है जी। इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, शोकेस करना चाहिए पाकिस्तान को मज़ीद नेशनल पॉलिसी के तौर पे। ठीक है। नंबर 4, शुड शो डिफेंसिव आउटलुक। वी वॉन्ट यूज़ ऑन बेसिस ऑफ एनमिटी बट एक्सटर्नल एग्रेशन एज पर आर्टिकल 1 ऑफ ICCPR इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वी ऑल डिफेंड। ठीक है। जो यूएन का इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, उसमें एक कंट्री को राइट है कि उसके अगेंस्ट अगर एग्रेशन होती है तो वो उसका जवाब देगा। ठीक है। जो पाकिस्तान की जो डिफेंसिव आउटलुक था माजी में, उसी पाकिस्तान को बरकरार रखना चाहिए कि हम अटैकिंग नहीं है, हम डिफेंसिव हैं। ठीक है। हम पे कोई हमला करेगा तो हम भरपूर जवाब देंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम पहले हमला कर लें। ठीक है। महज इन बुनियादों पर कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी है। ठीक है। इस आउटलुक को चेंज करना चाहिए, हमें डिफेंसिव करनी चाहिए ताकि हम पे क्रिटिसिज्म कम हो। ठीक है। प्ले अ मीडिएटर्स रोल इन ईरान यूएस टसल। जो हमारा पड़ोसी है ईरान का अक्सर मसाइल लगी रहते हैं, उसमें मीडिएटर का रोल करे अगर हो सके तो, या अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो। क्योंकि ईरान अगर खुशहाल होगा तो उसका पाकिस्तान पे बड़ा इम्पेक्ट आएगा, क्योंकि उससे सैंक्शंस उठने का फ़ायदा सबसे पहले पाकिस्तान को ये है कि पाकिस्तान में सस्ते दामों तेल इंपोर्ट किया जा सकेगा, जिसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा है। और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन है वो भी काफ़ी ज़माने से कटाई में पड़ी हुई है, वो रुकी हुई है। अगर इस तरह की चीज़ें ईरान के साथ हो जाती हैं, ईरान खुशहाल हो जाता है, तो पाकिस्तान के साथ उसकी ट्रेड इंक्रीज़ होगी, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तानी मार्केट्स और पाकिस्तानी अवाम को ही होगा, और इन रिटर्न पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक हो गया जी। तो ये न्यूक्लियर टॉपिक था। इसकी जो भी हेडिंग्स हैं, किसी एक एंगल को लेकर भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो लिहाजा ये मैंने कंप्लीट नोट्स बना लिए हैं। अगर किसी एक एंगल, किसी एक हेडिंग के मुतालिक भी क्वेश्चन आता है तो ताकि आप उसे अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है जी। सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।